बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली डॉक्टर मेडिकल लेक्चर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से हाजिर हूँ। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर कमिंग इन आर स्टेप वन एग्ज़ाम। और पहले टेस्ट में मोर देन 300 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह दे डिड वेल। और हमारी जो फीडबैक रिव्यूज़ थी वो भी माशाल्लाह बेहतरीन है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो टेस्ट सेशन होगा तो नेक्स्ट डे हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जैसा कि एनाटॉमी का टेस्ट आप सब लोगों ने दे चुका है, तो आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बता दूं कि जो ये वाली वीडियो है, इस टेस्ट सेशन की जो पार्ट वन वीडियो है, ये हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। ये आप लोगों को एलएमएस पे भी मिलेगा जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे वांट टू जॉइन अस बट दे डोंट नो कि हमारा तरीक़ेकार क्या है। तो उनको भी पता चल जाएगा, उनको भी फायदा होगा। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन अस फॉर प्रॉपर टेस्ट सेशन एंड दैट विल बी फॉर 45 डेज। तो जितना जल्दी आप लोग आकर ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग अपनी सक्सेस रेट को बेहतर बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। इनर स्टेप वन एमसीक्यू सेशन, इसमें जो अप्लाइड एनाटॉमी के एमसीक्यूज है उन पे हम जल्दी बात करते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन। एन इंजरी टू दी अल्नर नर्व। देखिए यहाँ पे आप लोग को पंच लाइन मिल गई है कि अल्नर नर्व के अंदर इंजरी है। इन द आर्म रिजल्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द हैंड विल बी नोटेड एक्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए जितनी चीजें हैं, जब अल्नर नर्व की इंजरी होती है आर्म के अंदर, और कभी कभार वो कहते हैं कि अल्नर नर्व इंजरी इन दी ब्रेकियम, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर्म को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, ब्रेकियम देते हैं, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि नीचे दिए गए सारी चीजें आएगी एक्सेप्ट एक जो चीज नहीं आएगी वो क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो हमारा palm ऑफ द हैंड है, मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं कि हैंड के अंदर जो 3.5 फिंगर है, मतलब 3 फिंगर पूरे, और जो रिंग फिंगर है उसका हाफ, इनकी जो नर्व इनर्वेशन है दैट इज मेनली कंट्रोल बाय मीडियन नर्व, ठीक है जी। मीडियन नर्व। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जब हम हैंड के अंदर फिंगर्स की काउंट स्टार्ट करते हैं तो हम थंब वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। सो थंब इज द फर्स्ट फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर सेकंड, फिर मिडिल फिंगर ये थर्ड है, रिंग फिंगर जो है ये फोर्थ आती है। तो थंब वाली साइड से लेके 3.5 फिंगर, इनकी जो इनर्वेशन है मेनली दैट इज कंट्रोल्ड बाय मीडियन नर्व। लेकिन अगर हम मीडियल साइड पे आ जाए, जो लिटिल फिंगर है और रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, इनकी जो इनर्वेशन है कंट्रोल करने वाली नर्व है दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व दैट इज मेनली कंट्रोल वन एंड हाफ नर्व, वन एंड हाफ फिंगर। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हाथ के अंदर ए द मसल बल्क विच इज प्रेजेंट ऑन द थंब साइड दैट इज तेनार एमिनेंस, और जो नीचे लिटिल फिंगर वाली साइड पे है उसको हम हाइपोतेनार एमिनेंस कहते हैं। तो वेन एवर देयर इज अल्नर नर्व इंजरी, तो हाइपोतेनार एमिनेंस या हाइपोतेनार मसल जो है इनकी वेस्टिंग होती है लिटिल फिंगर एंड वन हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, इसकी सिंसरी लास्ट भी खत्म हो जाती है, ठीक है जी। फोर्थ और फिफ्थ फिंगर, वही फोर्थ फिंगर से मुराद जो रिंग फिंगर है, फिफ्थ लिटिल फिंगर है। और क्ला हैंड डिफॉर्मिटी, ये तो आप लोगों को पता है कि ये अल्नर नर्व के तरह हो जाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है जो थंब वाला साइड है 3.5 फिंगर के अंदर, ये मीडियन नर्व वाली साइड पे आती है। सो दिस थंब इज स्ट्रांगली नॉट एडक्टेड व्हेन देयर इज अल्नर नर्व इंजरी। तो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की जो फ्लेक्शन है फोर्थ और फिफ्थ डिजिट की वो भी लॉस हो जाती है, सेंसरी लॉस भी होती है। एंड देयर इज प्रोमिनेंट और मार्क वेस्टिंग ऑफ हाइपोथेनार एमिनेंस। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने नोट करनी है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। आप लोगों को जो पॉइंट यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि एक्चुअली जो तब है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद अल्नर नर्व इंजरी। तो इसका आंसर जो है वो बी है। अगर आप लोगों ने बी लिखा है दैट इज अ वेरी वेरी गुड आंसर, और आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स अच्छी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, the veins which lies on the medial aspect of the upper limb directly drain into cubital vein। तो मतलब वो वेन कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं ये बात बता दूं, अगर मिसाल के तौर पे दिस इज द हैंड, मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे अगर बात करता हूँ मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे देखे दिस इज द हैंड, अगर इस हैंड के अंदर देखे दिस इज द थंब साइड,
और अगर आप लोग देखें थंब इज ऑलवेज ऑन दी लेटरल आस्पेक्ट, ये किस साइड पे है, लेटरल आस्पेक्ट पे है। तो इसका मतलब ये है जो थंब है वो लेटरल है। पहले तो आप एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप लोगों ने याद रखनी है। और यहाँ पे जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर दैट इज लाइज ऑन दी मीडियल साइड, ठीक है जी। तो एक्चुअली अपर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, तो उस ब्लड सप्लाई के बाद जो वीनस ड्रेनेज है वो दो तरह की वीनस सिस्टम है, एक सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है और एक डीप वीनस सिस्टम है, ठीक है जी। तो सुपरफिशियल वेन हमारे पास दो है, एक को हम कहते हैं सिफेलिक वेन और कुछ डॉक्टर्स इनको कहते हैं किफेलिक वेन, ठीक है जी। अगर आप दोनों तरह प्रोनाउंस करें, चाहे सिफेलिक या किफेलिक है, दोनों जो है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियल साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी बेसिलिक वेन। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, द टू मेन superficial vein in the upper limb which take the blood from the different area and they run along with the skin. One is cephalic vein that is on the lateral aspect toward the thumb, और जो बेसिलिक वेन है ये लिटिल फिंगर वाली साइड पे है, दैट इज मीडियल। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी सुपरफिशियल वेन है जो अपर लिम्ब के अंदर मीडियल एस्पेक्ट के अंदर है, आंसर विल बी बेसिलिक वेन। वो क्या है, बेसिलिक। तो सिफेलिक वेन दे आर लेटरली प्रेजेंट, बेसिलिक वेन प्रेजेंट मीडियली। और जो सेफेलिक बेसिलिक वेन है ये क्यूबिटल फोसा की लेवल पे दोनों जाके आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मीडियन क्यूबिटल वेन, किसके जरिए, मीडियन क्यूबिटल वेन के जरिए, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द मोस्ट कॉमन कार्पल बोन टू बी फ्रैक्चर्ड वाइल आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है एनआरई वन के अंदर, इसके कई क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। वो ये बताएगा कि एक बंदा है वो वुड कटर है, मतलब हंटिंग कर रहा है, वुड कटिंग कर रहा है, या एक बंदा है वो मतलब ये है कि अपने फ्लोर से गिर गया है, मतलब ये है कि थर्ड स्टोरी फोर्थ स्टोरी बिल्डिंग से गिर गया है, और उसने अपनी बॉडी को बचाने के लिए आउटस्ट्रेच हैंड रखी है। और आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी के दौरान अगर कार्पल बोन में कोई फ्रैक्चर हो सकती है जिसमें मैक्सिमम प्रेशर आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्केफाइड बोन। सो द मोस्ट कॉमनली बोन दैट शुड बी फ्रैक्चर्ड इन आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्केफाइड बोन। लेकिन ये जो लूनेट है इसके एमसीक्यूज आते हैं, अगर वो एग्जाम में आता है कि वो कौन सी बोन है जो कॉमनली डिसलोकेट होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूनेट। तो देखिए डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में बहुत फर्क है। आउटस्टिच हैंड इंजरी में द मोस्ट कॉमन बोन दैट इज फ्रैक्चर इन कार्पल, दैट इज स्केफाइड। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेट बोन है दैट इज कॉल्ड ल्यूनेट बोन, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूनेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये एनआरई वन के अगर आप लोग पास पेपर उठाकर देखें वहां पे मल्टीपल टाइम नम्स के पेपर में आ चुका है। देखिए हम 2018 से पढ़ा रहे और हज़ारों स्टूडेंट्स को माशाल्लाह डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पास कर चुके हैं। तो जो चीज़ आप लोगों को बताएंगे इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो एक एक चीज़ आप लोग नोट करें, एक एक चीज़ आप लोग जो है वो करते रहे, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इन द रेस्ट लाइज इन अ प्रॉक्सिमल रो। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर बात रेस्ट की आती है तो द बोन प्रेजेंट इन द रेस्ट एरिया इज कॉल्ड कार्पल बोन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल बोन। जो कार्पल बोन है ये दो रोज के अंदर अरेंज है। ये एनाटॉमी आप लोग पहले लिखे और इस एनाटॉमी को याद करें, एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रो एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टल रो। वी कैन से इन ईच साइड ऑफ द रेस्ट जॉइंट the bones in the rest area, carpal bone, they arrange in two rows. One is proximal, another is distal. Proximal रो के अंदर जो बोन आती हैं इसमें सबसे पहले लिखे स्केफाइड, ये क्या है, स्केफाइड है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बोन आती है इन दी प्रॉक्सिमल रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड, इसमें जो ल्यूनेट दैट इज कॉल्ड ल्यूनेट बोन है। फिर इसके बाद है ट्राइक्वेट्रल दैट इज कॉल्ड ट्राइक्वेट्रल। सो इसके बाद फेसिफार्म है। तो ये चार तो मैंने आप लोगों को लिख लिए कि दीज आर दी फोर बोन्स दे आर प्रेजेंट इन दी प्रॉक्सिमल रो, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखिए ट्रेपिजॉइड है, इसके बाद ट्रेपिजॉइड है, इसके बाद ट्रेपीजियम है, ठीक है जी। इसके बाद कैपिटेट है दैट इज कॉल्ड कैपिटेट, और आखिर में हेममेट है। देखिए इस आठ बोन्स को कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि एस फॉर शी, लुक, टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। इसका मतलब यह है कि आप, दिस इज द निमोनिक हाउ टू रिमेंबर दीज बोन इजीली। कभी कभार आप लोग कहते हैं टी से तीन बोन आते हैं,
ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम एंड ट्राइक्वेट्रल। तो पता नहीं चलता कौन सा बोन प्रॉक्सिमल में है कौन सा डिस्टल में है। तो देखिए स्केफाइड और ल्यूनेट, ये पहले दो तो मस्ट आने चाहिए। तीसरे नंबर पे ट्राइक्वेट्रल, ट्राई मीन थ्री, ये थर्ड नंबर पे होता है। तो इससे आप लोग को आसानी होगी कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि प्रॉक्सिमल रो के अंदर इनमें से कौन सा बोन आता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेपिजाइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, ये तो सारे डिस्टल रो है। द बोन प्रेजेंट इन दी दैट इज कॉल्ड ल्यूनेट बोन, ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट बोन भी है और ये प्रॉक्सिमल रो की एक कंटेंट भी है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी आफ्टर नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, जो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर है, देयर इज अ लॉस ऑफ एबडक्शन एंड प्रॉक्सिमल अपर लेटरल साइड सेंसेशन। इसमें जस्ट दो चीजें आती है कि वेन एवर देयर इज सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें जो मोस्ट लाइकली नर्व डैमेज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। वो कौन सी है? एक्सिलरी। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग को मैंने बताया था कि एक एमसीक्यूज के साथ दो तीन तरह की कंसेप्ट इंशाल्लाह आप लोगों के क्लियर होंगे। लेकिन आप लोग इस लेक्चर के बाद कमेंट्स जरूर करें कि आप लोग को लेक्चर कैसे लगा, आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड है कि नहीं। जो मेहनत हम कर रहे हैं ताकि इसका आप लोग अप्रिशिएशन करें तो हमें और ज़्यादा फिर यह है कि मोटिवेशन मिलेगी। देखें यहाँ पे अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि अगर ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर है और वो कहाँ पे है? नेक में। तो नेक के अंदर ह्यूमरस में जो मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। सो द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इन द नेक ऑफ humerus fracture that is called axillary nerve। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये क्या है? शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के अंदर रेडियल ग्रूव है, लेकिन यहाँ की फ्रैक्चर में अगर मोस्ट कॉमन नर्व पूछी जाए दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। तो यहाँ पे जो रेडियल नर्व दी है ये तब आंसर होगा कि व्हेन दे आस्किंग व्हेन द पेशेंट हैविंग शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। तो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? देयर विल बी रेडियल नर्व। ये है मीडियल एपिकोंडाइल, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। और इसके अंदर जो है अल्नर नर्व इंजरी के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये सुपरफिशियली यहाँ से पास होती है। ये लेटरल एपिकोंडाइल है और इसके अंदर भी रेडियल नर्व है। देखिए इन कोंडाइल्स के ऊपर ये जो जगह है इनको सुप्रा कोंडाइलर पार्ट कहते हैं। और सुप्रा कोंडाइलर पार्ट के अंदर अगर कोई नर्व पूछी जाए दैट विल बी मीडियन नर्व, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस, ये हमारे पास लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है और ये अपर लिम्ब के अंदर आर्म के फ्रंट तीन मसल को इनर्वेट करती है जिसको हम याद करते हैं बीबीसी के नाम से, ब्रेकियलस, बाइसेप ब्रेकियाई एंड कोराको ब्रेकियलस, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। और आप लोगों को पता है कि द मेन आर्टरी इन द अपर लिम्ब in which we can measure the blood pressure that is called of brachial artery। वो कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरी। क्योंकि जो ब्रेकियल आर्टरी है इसके अंदर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। सो होप दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन हेल्प यू एंड इट मेक सेंस। अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह देखेंगे यू पीपल विल बी पास वेरी वेरी इजीली, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं सिक्स नंबर। A 14-year-old boy brought to their family member with a history of falling for fourth floor with a swelling of wrist। एक्सरे शो फ्रैक्चर ऑफ द हिमेट। ये जो हिमेट बोन है इनकी फ्रैक्चर में जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज मोस्ट कॉमनली डैमेज दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। तो ये कौन सी है? अल्नर नर्व। ये सीधी साधा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना ज्यादा मतलब ये है कि बहुत बड़ा कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। सो हिमेट फ्रैक्चर ऑलवेज गो फॉर अल्नर नर्व, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर a patient presented to emergency department with complaint of inability to extend the wrist joint। इसका मतलब यह है कि जो बंदा अपनी रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर गया तो इसका मतलब यह है कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन मसल, जो एक्सटेंसर मसल है उसका मसला है। क्योंकि रिस्ट जॉइंट का एक्सटेंड ना करना तो देयर विल बी इम्पेयर्ड एक्टिविटी या लॉस ऑफ एक्सटेंसर मसल। और जब एक्सटेंसर मसल खराब हो जाए, वो लॉस हो जाए, तो आप समझ जाइए कि देर में भी इंजरी टू द रेडियल नर्व। क्योंकि जो रेडियल नर्व है ये बैक साइड ऑफ द आर्म, बैक साइड ऑफ द फोर आर्म अप टू द हैंड एरिया, जितने भी एक्सटेंसर मसल है मेनली अपर लिम्ब के अंदर वो सप्लाई करते हैं। तो अगर रेडियल नर्व इंजरी हो जाए तो फिर जब भी इन एबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट, अगर कोई बंदा रेस्ट जॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा तो फिर रेस्ट तो नीचे जाएगा और ऐसे क्लिनिकल प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? रेस्ट ड्रॉप कहते हैं। तो रेस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू रेडियल नर्व इंजरी।
तो आप लोग यहाँ पे रेडियल नर्व देखे, बट वो तो है नहीं। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सी कार्ड है ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो वो डैमेज होगी। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर दे आर टेस्टिंग दैट यू गाइस नो आर नॉट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेडियल नर्व। तो ये रेडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सीधी सीधी नहीं दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे बताता कौन सी नर्व डैमेज है, तो रिस्ट ड्रॉप या लॉस ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन, आप लोग डायरेक्ट कहते हैं कि यहाँ पे रेडियल नर्व। लेकिन यहाँ पे हमने आप लोगों से इनडायरेक्टली ओरिजिन ऑफ द रेडियल नर्व पूछा है, दैट इज कार्ड ऑफ पोस्टीरियर कार्ड, ठीक है जी। एक्चुअली जो लेटरल कार्ड है, यहाँ से मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व निकलती है, और लेटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व जो पोस्टीरियर कार्ड है, यहाँ से तोरैको डार्सल नर्व जाती है जो लेटेसिमस डोर्साई मसल को इनर्वेट करेगी। यहाँ से रेडियल नर्व, और साथ में यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट नर्व जो एक्सिलरी नर्व है वो भी यहाँ से जाती है, मीडियल, दैट इज कॉल्ड मीडियल। मीडियल कार्ड से मेन जो नर्व जाती है, दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व एग्जाम में आती हैं। ये जिस मसल को इनर्वेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेराइटस एंटीरियर मसल। कौन सा है? सेराइटस एंटीरियर। अभी जो सेराइटस एंटीरियर है, इसको हम याद रखते हैं साल्ट। साल्ट मीन सेराइटस एंटीरियर इनर्वेटेड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और अगर इसकी इंजरी हो जाए, इट विल लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन नोन एज विंगिंग ऑफ स्केपुला। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये C5, C6 और C7 से आता है। तो एक MCQs के अंदर चार पांच कंसेप्ट इकट्ठे मिल गए, और इंशाल्लाह इसी एक MCQs में जितने डिस्कशन मैंने की है, डेफिनेटली डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे इंशाल्लाह। द फीमोरल नर्व अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो इसकी रूट्स वैल्यू अगर हम फीमोरल नर्व की बात करते हैं, L2, L3, L4। देखिए, अब आप लोग ऐसा करें कि अपने कॉपी में लिखे इस MCQs को टिक करने के लिए कि कौन कौन सी नर्व है जिसकी रूट वैल्यू एग्जाम के अंदर कॉमनली आती है। नंबर 1 तो आप लोग लिखे द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व जिसकी रूट वैल्यू पूछी जाती है, एक तो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज कॉल्ड ऑफ फीमोरल नर्व। अगर कुछ भी ना पता हो, ये नर्व याद रखे। फिर इसके बाद है शियाटिक नर्व है। शियाटिक नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द होल लोअर लिम्ब। इसकी जो रूट वैल्यू है, ये L4, L5, S1, S2 एंड S3 है। इसके एक टीबियल कंपोनेंट है, एक कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट है। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे नर्व आती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्रीनेक नर्व। तो फ्रीनेक नर्व इनर्वेट डायफ्राम। और आप लोगों को पता है जो फ्रीनेक नर्व है, ये C3, C4 और C5 से आती है, ठीक है। तो ये 3 4 नर्व है जिसकी रूट वैल्यू कम कम से कम आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है, द इस्मस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, इट इज द बाइलोब ग्लैंड। अगर मिसाल के तौर पे एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है, इनके दोनों लोब को आपस में जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं इस्मस, दैट इज कॉल्ड इस्मस। तो ये कहते हैं जो इस्मस है थायराइड ग्लैंड की, दैट लाइज एंटीरियर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर आंसर आप लोग को इनडायरेक्टली गलती से आया भी है, द इसमें ऑफ डायरेक्ट ग्लैंड लाइज। तो यहाँ से अब ये जो है, ये यहाँ पे आंसर है डायरेक्टली एंटीरियर टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ट्रेकियल रिंग। तो इसका आंसर क्या है? C है। तो जो इस्मस है, क्योंकि ये ट्रेकियोस्टोमी करते वक्त पता होना चाहिए कि जो इस्मस ऑफ थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स आपस में मिलाते हैं, वो किसके सामने है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के सामने है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, a 15-year-old boy brought to emergency after fall from his bicycle and the X-ray shows a reveal fracture at the neck of fibula. This is a very very clinical hallmark, and this is a very very important landmark for fracture, especially in the lower limb. On physical examination the patient has foot drop। तो जब भी foot drop आए, मिसाल के तौर पे देखें, ये लेग है और ये मिसाल के तौर पे पाँव है, ये फुट है। अगर अगर हम यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम फुट को उठाते हैं जमीन से पाँव की तरह, इसको हम कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन। लेकिन अब अगर आप फुट को जमीन की तरफ लेके जाएंगे, इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। तो इसका मतलब यह है, व्हेन यूर टोस, जब टोस जो है, यूर टोस इज पॉइंटिंग टुवर्ड द टीबिया एंड दे आर लिफ्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन। when it is pointing toward the ground, that is called of plantar flexion, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है
कि अगर फुट ड्रॉप है तो फिर ये फुट नीचे की तरफ गई होगी, वो ऊपर नहीं आएगी। तो नेक ऑफ द फेबुला के ऊपर जब भी फ्रैक्चर की बात आ जाए और इसके ऊपर वो आप लोगों से ये पूछे कि कौन सी नर्व डैमेज है इन द फुट ड्रॉप, थिंक अबाउट कॉमन पेरोनियल नर्व। ये कौन सी है? कॉमन पेरोनियल, या इसको हम कहते हैं कॉमन फेबुलर नर्व। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कॉमन पेरोनियल नर्व है इसका दूसरा नाम कॉमन फेबुलर नर्व है, ठीक है। अगर नेक ऑफ द फेबुला फ्रैक्चर ना होती, वैसे आप लोग को वो कहते हैं कि भाई एक बंदा है, उसको फुट ड्रॉप हुआ है, तो फुट ड्रॉप के बाद जो है उसकी कौन सी जो है ना वो फ्रैक्चर हुई है, सो दैट विल बी डी पेरोनियल नर्व, या इसको हम कहते हैं डी फेबुलर नर्व। बट नेक ऑफ द फेबुला फ्रैक्चर आ जाए तो इसी लेवल के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो हमारे पास जो है ना क्या होता है, दो में डिवाइड, एक सुपरफिशियल में और एक डीप में। तो नेक ऑफ द फेबुला फ्रैक्चर ऑलवेज गो फॉर कॉमन पेरोनियल या कॉमन फिबुलर नर्व जो है इसकी तरफ आप लोगों ने जाना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल, ठीक है जी। A development of thyroid gland marked by a depression called foramen cecum in the floor of primitive pharynx. Foramen cecum gives rise to diverticulum, which later elongate descend anterior to the hyoid bone. That is very very important. That is thyroglossal duct cyst. ठीक है जी, इसको हम thyroglossal duct कहते हैं। कि थायराइड ग्लैंड बच्चों में जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनती है तो वो ओरल कैविटी से बनना स्टार्ट हो जाती है, एंड विद द टाइम डिसेंड डाउन टुवर्ड द नेक एरिया एंड इवेंचुअली रीच ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया। बट कभी कभार जो थायराइड ग्लैंड है वो ट्रेकिया तक नहीं आती, नेक तक। तो थायराइड ग्लैंड रिमेन अप इन द बॉडी, जिसको हम एक्टोपिक थायराइड कहते हैं। और जो एक्टोपिक थायराइड है इसकी मोस्ट कॉमन साइट लिंगुअल थायराइड है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो डक्ट है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो रह जाती है, और उस डक्ट के अंदर एक डायरेक्टेशन आती है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, फिर ये बम्स एक स्वेलिंग की तरह बच्चों में होता है। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं कराती उनको तो छेड़ते नहीं है, जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम कराती है मतलब इनको तंग कराती है तो इनको हम फिर मैनेज करते हैं, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अ 60-year-old मेल एग्जेक्टिव हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर, द वर्ड हेयर इज ड्यूडेनल अल्सर। और फिर इसको जनाब सीवियर इंटरनल हेमोरेज है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी आर्टरी है जो मोस्ट लाइकली ब्लीड करती है एंड ड्यूडेनल अल्सर। आंसर इज गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी जिसको हम GDA कहते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? हेपेटिक। और जो हेपेटिक है इट इज स्टिल अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, ये सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है जी। अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाए लेफ्ट गैस्ट्रिक, तो आप लोगों को याद रखना है मोस्ट कॉमनली ब्लीड इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। तो दोनों चीजें याद रखें एग्जाम के लिए। या तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर आर्टरी पूछेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनाटमी, एनाटमी इज ऑल अबाउट ब्लड सप्लाईज, ठीक है। तो ड्यूडिनल अल्सर के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें मोस्ट कॉमन जो आर्टरी है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और अगर मिसाल के तौर पे जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें मोस्ट कॉमन अगर आर्टरी ब्लीड के बारे में पूछे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। फिर सुपियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, ये मिड गट को ब्लड सप्लाई देती है, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, जिसको मिड गट कहते हैं, ये इनको ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कहते हैं, A 43-year-old woman came with large abscess in the middle of the right posterior triangle of the neck. Very very important है। और इसके अंदर एब्सेस है जो डॉक्टर ने ड्रेन किया है, बट इसके बाद उसके कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से a few days later the patient noticed she could not extend her right hand above her head to brush her hair. इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो नर्व गुजरती है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी नर्व। वो कौन सी है? एक्सेसरी नर्व। तो कभी कभार पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली द नर्व इज पासिंग, दैट इज एक्सेसरी नर्व, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर आप लोगों को पता है जो एक्सेसरी नर्व है वो दो मसल को इनर्वेट करती है। वन इज ट्रेपीजियस मसल इन द नेक एरिया, एक को तो हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल, ठीक है जी, नंबर वन। और दूसरे को हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडो मास्टार्ड मसल, SCM स्टर्नोक्लीडो मास्टार्ड मसल होता है। तो अगर ये दोनों खराब हो जाए तो फिर आप जो है, जो पेशेंट आता है वो सर के ऊपर से जनाब इस तरह हेड के ऊपर जो हाथ है वो नहीं ला सकता। सो दैट इज दी
स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इंजरी, क्योंकि जो एक्सेसरी नर्व है 11th क्रेनियल नर्व, इसके दो पार्ट है, एक क्रेनियल पार्ट है जो मेडुला से आता है, एक स्पाइनल पार्ट है जो कहाँ से आता है, स्पाइनल कार्ड से। लेकिन ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, इनको मेनली इनर्वेट करने में स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व का रोल होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद है 55-year-old वमेन प्रेजेंट विद ओपीडी, inability to adduct and medially rotate her arm after right mastectomy, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ब्रेस्ट रिमूवल के बाद एक फीमेल है, उसको लेटेसिमस डार्साई की जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आई है, लॉस आई है। तो लेटेसिमस डार्साई, इट इज द मसल दैट इज इनर्वेटेड बाय अ नर्व नोन एज थोरैको डार्सल नर्व। ये कौन करती है, थोरैको डार्सल। और जो थोरैको डार्सल है, इट इज अ नर्व मेनली अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है जी। So latissimus dorsi is a muscle which arises from the posterior cord, और ये जिस नर्व से इनर्वेट होती है दैट इज नोन एज व्हाट आंसर इज thoracodorsal nerve। फिर है a 6-year-old child those whose medical history undergo rather difficult birth is permanently titled head posture with the right ear near the right shoulder and face turned upward toward the left। इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर तरीके से जो बच्चा है वो अपनी हेड को जनाब वो होल्ड नहीं कर पाता। और लेफ्ट राइट देखना, या मतलब यह है कि अपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेबीज है एंड द बेबी कैन नॉट होल्ड देयर हेड, मिसाल के तौर पे अगर नेक के अंदर प्रॉब्लम है और वो मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी जो नेक है वो प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये है द मोस्ट लाइकली मसल टू बी डैमेज स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द नेक इन पोजिशन। और लेफ्ट राइट देखने में भी यही मसल जो है वो हेल्प करती है, ठीक है जी। नाउ व्हाट एग्जैक्ट फॉर्म स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन, देखिए फोरामेन जो है आप लोगों ने कि क्रेनियल ओपनिंग, क्रेनियल फोसा ओपनिंग, आप लोगों ने आज जाके हेड एंड नेक के अंदर जो स्नेल एनाटमी है उसकी 3rd नंबर 4th नंबर पेज पे ये देखना है कि एंटीरियर क्रेनियल ओपनिंग, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ओपनिंग एंड मिडल क्रेनियल फोसा ओपनिंग, ये सारी चीजें देखनी है। उसके अंदर डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पास होती है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन है इससे कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है, दैट इज कॉल्ड फेशियल नर्व। जिस तरह एक्सेसरी नर्व है, इसका जो स्पाइनल पार्ट है वो हमारे पास जनाब पास होती है थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। और जो क्रेनियल पार्ट है वो जुगुलर फोरामेन, ये जो ग्लासोफेरिंजियल है ये भी जुगुलर फोरामेन से। बट वो स्ट्रक्चर इन दिए गए में से जो कहाँ से पास होती है, मेनली पासेस फ्रॉम स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन, दैट इज कॉल्ड ऑफ फेशियल नर्व। तो 16 MCQs मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। रिमेनिंग 20 जो रिमेनिंग MCQs है 24, वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह के हम 1000 MCQs करेंगे, तो इंशाल्लाह दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि आप लोग जहाँ पे ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे इंशाल्लाह आप लोगों की एग्जाम भी पास होगी। तो वेलकम टू डॉक्टर मेडिकल लेक्चर्स प्लेटफॉर्म एंड पास योर एग्जाम ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच, अपनी रिव्यू ज़रूर दे दें। अल्लाह हाफिज़।